Little Lantern, Deep Darkness, Book 1, Chapter 3। स्मस्ट वहां से भागा। खौफ उसके सीने में ऐसे धंसा हुआ था जैसे कोई गोली अटक गई हो। पर सबसे ज्यादा डर उसे उस खामोशी से लग रहा था जो उसके पीछे फैली हुई थी। पिंटू की चीख को तो बादलों को भी चीर देना चाहिए था, लेकिन वो सिसक भी नहीं रहा था। उस अत्याचारी को चुप कराने में स्मस्ट ने अपनी हिम्मत की एक नामुमकिन सीमा पार कर दी थी। वो हिम्मत जो उसके पास थी भी नहीं। अब उसमें इतनी बची खुची ताकत भी नहीं थी कि वो मुड़कर देख सके कि उसने पिंटू को कितनी बुरी तरह चुप कराया है। वो लंगड़ाता हुआ, दर्द सहता हुआ आगे बढ़ रहा था। उसी मनहूस सड़क की ढलान पर ऊपर की तरफ 100 गज दौड़ने के बाद ही उसकी सांसें फूलने लगी थी, जिस पर कुछ ही दिन पहले वो पोनी काट के साथ बेतहाशा गिरता पड़ता नीचे गया था। अब जबकि वो बुझती हुई आग उसकी नहीं रही थी, ठीक उसी तरह जैसे पीछे छोड़ी गई बाकी चीजें अब उसकी नहीं थी, जिनमें शायद उसकी आजादी भी शामिल थी। बारिश प्यासी धरती से पूरी शिद्दत के साथ मिलने के लिए बरस पड़ी। स्मस्त तब तक नहीं रुका जब तक वो अपनी झोंपड़ी तक नहीं पहुंच गया। वही झोंपड़ी जो हमेशा की तरह बराबरी का धर्म निभाते हुए छत को जितना पानी मिल रहा था उसका कुछ हिस्सा फर्श को भी बांट रही थी। वो दौड़कर अंदर गया, उस खस्ताहाल दरवाजे को अपने पीछे जोर से बंद किया और उसी के सहारे टिक गया। वो अपनी पसलियां पकड़े हुए दोहरा हो गया और हाँफने लगा। उसके टखने में जलन हो रही थी और उसका सिर ऐसे लग रहा था मानो पिंटू अपने भारी मुक्के उस पर लगातार बरसा रहा हो। उसकी सांस सामान्य हो गई थी, लेकिन दिल अभी भी पागलों की तरह धड़क रहा था। वो जानता था कि उसने एक ऐसा अनर्थ कर दिया है जिसका कोई इलाज नहीं, एक ऐसा अपराध जिसका परिणाम सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि उसकी निर्दोष माँ को भी कुचल देगा। काश माँ अभी घर पर होती। वो दोनों इस तूफानी बारिश और अंधेरे के दोहरे पर्दे में कहीं भाग जाते। फिर उसने सोचा कि काश उसने पिंटू को मारा ही ना होता। उसकी सहमी हुई इच्छा के वृक्ष में कई सारी नई मगर मुरझाई हुई शाखाएं निकलने लगीं। काश पिंटू आज बाहर ना निकला होता। काश स्मस्त खुद बाहर ना निकला होता। काश पिंटू पैदा ही ना हुआ होता। काश स्मस्त खुद पैदा ही ना हुआ होता। और फिर एक हरी भरी लेकिन विषैली टहनी उत्पन्न हुई। काश पिंटू मर ही गया हो। इस तरह उसके हमलावर की पहचान हमेशा एक रहस्य बनी रहेगी। शायद इसी वजह से वो 1 दर्जन ढोलों से ज्यादा शोर मचाने वाला ढोलनुमा लड़का खामोश है, स्मस्त ने सोचा। लेकिन वो हिंसक उम्मीद उसके दिलो दिमाग में बढ़ते आतंक को रोक नहीं पाई। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। डर के मारे स्मस्त लगभग बेहोश ही हो गया। दरवाजे से हटो स्मस्त, नीना ने कहा और उन गांठदार मुड़े तोड़े तख्तों के जर्जर ढांचे को धीरे से धकेला जो उनके मुख्य दरवाजे का काम करता था। स्मस्त ने तो जैसे हिलने डुलने की क्षमता ही खो दी थी। नीना की आवाज शांत थी, पर वो तय समय से कई घंटे पहले लौट आई थी। स्मस्त, उसने फिर पुकारा। चंद इंच दूर उसके मुंह से निकलती आवाज गिरते पानी के शोर में मुश्किल से ही सुनाई दे रही थी। हर चीज गिरते समय आवाज करती है। स्मस्त के उलझे हुए मन में विचार कौंधा। मैं भी करूंगा जब वो मुझे काट डालेंगे। वो दरवाजे से हट गया और माँ को अंदर आने दिया। उसे पूरा यकीन था कि उसके पीछे पिंटू के नौकरों की गुस्साई भीड़ और हथियारबंद पुलिस होगी और वो सब उसे वहीं के वहीं मार डालने के लिए भूखे होंगे। लेकिन नीना अकेली थी। स्मस्त को हल्की सी राहत महसूस हुई। माँ अंदर आई, एक छोटा सा दीपक जलाया
और छत से टपकती पानी की कई धाराओं के बीच एक सूखी जगह पर रख दिया। मिट्टी की दीवारों में बनी दरारों से झोंपड़ी में घुसने वाले हवा के हर झोंके के साथ वो छोटी सी लौ झुकती और कांप उठती थी। एक प्यासा टिन का कप एक भूखे पतीले से टकरा टकरा कर उदासी से कराह रहा था। एक तंदुरुस्त छिपकली दीपक के पीछे घात लगाए बैठी थी ताकि लौ के ऊपर मंडराने वाले पतंगों को निगल सके। नीना पूरी तरह से भीग चुकी थी। उन खतरनाक हालातों को देखते हुए वो काफी शांत लग रही थी। समस्त ने उसकी आंखों में ये देखने के लिए झांका कि कहीं वो अपनी खुद की बारिश तो नहीं कर रही हैं, लेकिन नीना के चेहरे पर इतनी अधिक नमी थी कि ऐसा कुछ भी स्पष्ट रूप से समझ पाना मुश्किल था। नीना ने उसका बाजू थामा और उसे चारपाई पर बैठा दिया। नीना ने अपने बालों और चेहरे को तो तौलिए से सुखा लिया, लेकिन अपने भीगे कपड़े बदलने की जहमत नहीं उठाई, क्योंकि उसके पास जो एकमात्र दूसरी साड़ी थी वो झोंपड़ी के पीछे बंधी एक रस्सी पर लटकी हुई थी। नीना की उम्र लगभग 35 वर्ष थी। चेहरा थका हुआ, बालों में समय से पहले सफेदी। फिर भी उसके विधवा होने से पहले की उसकी सुंदरता का कुछ भाग अब भी उसमें बचा था। भले ही वो आम तौर पर थकान के एक घने बादल के साए में अपने शब्द बोलती थी, लेकिन उसकी आवाज एक प्रतिभाशाली गायिका के मीठे स्वर जैसी थी। वो लड़का पिंटू खेतों में आया था। उसने समस्त के पास बैठकर और उसका हाथ पकड़कर कहा। उसकी पकड़ मजबूत और आश्वस्त करने वाली थी। समस्त का दिल, जो अभी तक उछल रहा था, धीरे धीरे अपनी रफ्तार कम करने लगा। वो ऐसे चल रहा था जैसे कोई कठपुतली हो। सब लोग उसके पास भागे, चिंता से नहीं, हैरानी से। मैं भी गई। मुझे न चिंता थी, ना हैरानी, लेकिन ना जाने से मैं अलग थलग नजर आती। इसलिए मैं भी अपने साथी मजदूरों के साथ पिंटू की तरफ चली गई। पिंटू तक पहुंचने वाला पहला व्यक्ति दर्शन सिंह था। वो मोटा सुपरवाइजर, वही एकमात्र व्यक्ति था जिसे उस लड़के की असल चिंता थी। पिंटू के अपने माता पिता के पास जाने की बजाय खेतों में जाने का एक कारण है, और वो कारण दर्शन सिंह है। दर्शन के हाथ में एक लालटेन थी। उसकी कांपती रोशनी में उसने अपने मालिक के बेटे को देखा। हालांकि पिंटू की चोटें गहरी थीं, सूजे हुए खून से लथपथ होंठ और शायद कुछ टूटे हुए दांत, लेकिन वो दर्द से ज्यादा सदमे में लग रहा था। दर्शन सिंह ने अपनी पतली लड़कियों जैसी आवाज में उससे सवाल पर सवाल पूछे, लेकिन पिंटू ने उनका कोई जवाब नहीं दिया। कई मिनट तक वो बस खड़ा रहा, बारिश में भीगता, पलकें झपकाता, खून बहाता हुआ। फिर उसने हाथ उठाया और उंगली सीधी मेरी तरफ कर दी। नीना के होठों पर एक कड़वी मुस्कान आ गई। इतनी कोशिश के बावजूद भी अलग थलग तो मैं हो ही गई। समस्त का मुंह कुछ कहने के लिए खुला, पर शब्दों ने उसका साथ नहीं दिया। नीना ने उसका हाथ दबाया और आगे बोली। दर्शन सिंह गुस्से के मारे लगभग नाच ही रहा था। बस मुझे नाम बता दो, नाम का पहला अक्षर। बस मुझे उसके नाम का कोई सुराग दे दो, कुछ भी, कुछ भी, और मैं उस कमीने को, चाहे वो कोई भी हो, उसके बालों से घसीट कर यहाँ लाऊंगा और फिर उसके मुंह का एक एक दांत तोड़ दूंगा, भले ही मुझे उसकी लाश के साथ ऐसा क्यों ना करना पड़े। वो चिल्ला रहा था जब पिंटू ने मेरी तरफ इशारा किया। वहां कुल 53 लोग थे। सब सन रह गए, वो नरक का कुत्ता दर्शन सिंह भी। मैं दिन भर उनके साथ थी। मैं ऐसा काम कैसे कर सकती थी? लेकिन मुझे एक पल के लिए भी कोई उलझन नहीं हुई। सच कहूं तो मुझे सालों से ऐसी ही किसी चीज का डर था। उसने समस्त के विरोध को रोकने के लिए उसका हाथ फिर से दबाया। मुझे पता है समस्त कि तुम खुद को सपने में भी ऐसा कुछ करने में असमर्थ मानते थे,
लेकिन मैं जानती थी कि ये तो बस वक्त की बात है कि वो लड़का तुम्हें इतना उकसाएगा कि उसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका मिलेगा और साथ ही दांतों के बीच कुछ रिक्त स्थान। वो हंस पड़ी, लेकिन हंसी शुद्ध नहीं थी। उसमें सिसकी का मिश्रण भी था। दर्शन सिंह को समझने में आधा मिनट लगा कि पिंटू क्या कह रहा है। जब समझ आया तो उसका चेहरा लाल हो गया, गुस्सा ऐसा जैसे उसे लकवा मार दे। वो औजारों के शेड की तरफ भागा और एक कुल्हाड़ी लेकर लौटा। जब वो मुझे काट डालेंगे तो मैं भी आवाज करूंगा। ये रूह कंपा देने वाला विचार फिर से समस्त के दिमाग में कौन था। उसने मुझसे कुछ नहीं कहा, नीना बोली। उसने बस एक भयानक मुस्कान के साथ कुल्हाड़ी हवा में लहरा के मुझे दिखाई। बिना शब्दों के सब कुछ कह दिया। वो आदमी जो कभी हमारा नौकर हुआ करता था, रोज मेरे पांव छूता था। समस्त ने माँ की तरफ देखा, न जाने क्यों, पर इस आश्चर्यजनक जानकारी ने समस्त को बहुत ज्यादा हैरान नहीं किया। वो आदमी जिसका स्तर एक भिखारी से बेहतर नहीं था और जिसे तुम्हारे पिता ने सड़क से उठा के वो मुकाम दिया जिस पर दर्शन सिंह आज इतना इतराता है, इस बात ने समस्त को चौंका दिया। नीना कभी अपने पति का जिक्र नहीं करती थी। जब भी समस्त अपने पिता के बारे में कोई जानकारी मांगता तो नीना बड़बड़ाने लगती, खुद से बातें करने लगती, अपना चेहरा खरोंचने लगती और जड़ों से अपने ही बाल खींचने लगती थी। समस्त ने बहुत पहले ही उनके बारे में पूछना छोड़ दिया था। समस्त ने सुना था कि उसके पैदा होने से पहले नीना पागल हो गई थी। वो पागलपन कभी कभी कई छोटी छोटी चीजों में झलकता था, लेकिन वो पूरी ताकत के साथ तब भड़क उठता था जब उसका सामना उसके स्वर्गीय पति से जुड़ी किसी भी बात से होता था। यही कारण था कि उसके पास उनकी कोई चीज नहीं थी। समस्त ने कभी उनकी कोई तस्वीर तक नहीं देखी थी। नीना चुप हो गई थी। उसकी आंखें उस भीगी खतरनाक रोशनी से चमक रही थीं जो अक्सर किसी बड़े दौरे की खामोश दस्तक होती थी। तुम्हारे पिता, उसने धीमी आवाज में कहा, मानो वो अचानक कहीं बहुत दूर चली गई हो। लेकिन फिर वो लौट आई। उसका शरीर तन गया। वो झटके से घूमी और उसने समस्त की बाजुओं को पकड़ लिया। ये सब तुम्हारे पिता के बारे में है, उसने कहा। उस आदमी के बारे में जो मर गया और मुझे मार डाला और मुझे तुम्हें मार डालने पर मजबूर कर दिया। वो आदमी जिसे तुमने कभी नहीं देखा पर जिसकी तुम हूबहू परछाई हो। उसकी सांसें इतनी तेज चलने लगीं मानो वो किसी पहाड़ी पर दौड़ कर चढ़ रही हो। एक जोरदार थप्पड़ की आवाज से वो छोटा सा घर गूंज उठा। नीना ने खुद को दोबारा मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन समस्त ने उसकी बाह पकड़ ली। माँ, उसने कहा, क्या हमारे पास समय है इस 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 पागलपन के लिए? नहीं, हमारे पास समय नहीं है। नीना ने उसका सवाल पूरा किया और उसका जवाब भी दिया। उसकी आंखों से वो चमक गायब हो गई और शरीर का तनाव खत्म हो गया। सच कहूं तो हमारे पास इस चीज के लिए या किसी भी चीज के लिए समय नहीं है, नीना ने कहा। वो लोग सुबह 7 बजे तुम्हें मिलने आएंगे, समझ? और नहीं, नीना ने उसके मन के अगले सवाल को पढ़ते हुए कहा, हम भाग नहीं सकते। कहीं जाने की जगह नहीं। मुझे पक्का तो नहीं मालूम, पर मुझे लगता है कि इस मौसम में भी कोई ना कोई झोंपड़ी पर नजर रख रहा होगा। वो तुम्हें मिलने के लिए सुबह तक का इंतजार क्यों करने वाले हैं? दर्शन सिंह तो उसी वक्त कुल्हाड़ी लेकर निकल पड़ता जब उसे पता चला कि उसके छोटे लाट साहब को मारने की जुर्रत तुमने की है। उसके इशारे पर आधा दर्जन गुंडे मिनटों में जुट गए थे। मैं ये सब देख रही थी, नीना बोली।
मेरा खौफ बढ़ता जा रहा था। मुझे पता था, अगर मैं उससे हाथ जोड़कर तुम्हें छोड़ देने की भीख मांगती, तो तुम्हें चोट पहुंचाने में उसका आनंद और बढ़ जाता। जैसा कि मैंने पहले कहा, पिंटू अपने माँ-बाप के बजाय उनके मुंशी के पास एक विशेष कारण से आया था। वो चालाक लड़का जानता था कि दर्शन सिंह उसे नहीं डांटेगा। ये नहीं कहेगा कि वो तुमसे कैसे हार गया। मेरे पास तुम्हें बचाने का सिर्फ एक ही तरीका था, स्मस्त। स्मस्त का दिल एक शराबी खिलाड़ी की तरह व्यवहार करने लगा। लड़खड़ाता, रुकता, भागता, फिसलता। दर्शन सिंह तुम्हें जो-जो यातनाएँ देना चाहता था, उनका बखान करने में वो मशगूल था, नीना बोली। मैं दबे पाँव उसके पीछे पहुँच गई। उस कायर के हाथों से उसकी कुल्हाड़ी छीनना मेरी सोच से कहीं ज़्यादा आसान साबित हुआ। मैंने कुल्हाड़ी ऊपर उठाई, इरादा था उसका सिर खोल दूँ। बारिश सीधे उसके गंदे दिमाग पर पड़े। इससे 2 काम हो जाते। दुनिया में एक राक्षस कम हो जाता और एक ऐसा बड़ा अपराध जन्म लेता कि सबका ध्यान तुमसे हट जाता। उसके गुंडों के पास मुझे रोकने का ना तो समय था और ना हिम्मत। दुनिया में बहुत कम ताकतें ही दर्शन सिंह की जान बचा सकती थी। लकड़ी की लाठियां लहराने वाले कुछ भाड़े के गुंडे उन ताकतों में से नहीं थे, और जो शय उसे बचा गई, वो मेरे लिए बहुत चौंकाने वाली, बहुत डराने वाली थी। वो एक आवाज़ थी, एक शांत और सधी हुई आवाज़, जिसमें एक नपा-तुला घमंड था। उसने बस इतना कहा, सड़े हुए अंडे। उस आवाज़ ने ना केवल मेरे हाथों को रोक दिया, बल्कि उनमें बहने वाले खून को भी जमा दिया। कुल्हाड़ी मेरी सुन्न पड़ चुकी उँगलियों से छूट गई और दर्शन सिंह के पैर पर गिर गई। उसने अपने खून से लथपथ पैर को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया और अपनी छोटी बच्ची जैसी आवाज़ में पूरी ताकत से चीखते हुए इधर-उधर कूदने लगा। मैं उसका सिर फोड़ना चाहती थी। सिर को कुछ भी नहीं हुआ। मैं उसके पैर को कुछ नहीं करना चाहती थी। वो बुरी तरह घायल हो गया। इस तरह जीवन कभी-कभी चीज़ों को उलट-पलट देता है। तभी उस आवाज़ की मालकिन हमारी फील्ड लैंटर्न की रोशनी के छोटे से घेरे में आगे आ गई। उसका नाम सोना था। एक नौकर ने उसके सिर पर एक बड़ा काला छाता ताना हुआ था, इसलिए मैं शुरू में उसका चेहरा नहीं देख पाई। हर कोई अपनी महारानी जैसी मालकिन को प्रणाम करने लगा। यहाँ तक कि दर्शन सिंह ने भी अपना खून से सना पैर छोड़कर अपने हाथ जोड़ लिए, लेकिन सोना ने किसी पर भी ध्यान नहीं दिया। उसने मेरी तरफ नहीं देखा, उसने मुझे संबोधित नहीं किया, जिसके लिए मैं बेहद आभारी हूँ। जब वो औरत आपको अपने ध्यान का केंद्र बनाती है, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आपकी आत्मा काँप उठती है। देवता भी आपको आपके सोना रचित भाग्य के भरोसे छोड़ देते हैं और आप चाहते हैं कि आपका अस्तित्व यहीं समाप्त हो जाए। लेकिन वो केवल अपने बेटे में दिलचस्पी ले रही थी, या कम से कम ऐसा दिखावा कर रही थी। मैंने उस लड़के के साथ तुम्हारी छोटी सी झड़प देखी, मेरे प्यारे बेटे। उसने पिंटू से मजाक किया और अपमानजनक लहजे में कहा। तुम्हें उसके साथ भिड़ना, उसके वार का जवाब देना अपनी शान के खिलाफ लगा। हालांकि उसका वजन तुम्हारे भारी भरकम शरीर के सामने ना के समान है। तुम केवल तब तक ही शेर हो मेरे बच्चे, जब तक तुम्हारा शिकार पलटकर तुम्हें अपने दांत नहीं दिखाता। पिंटू, जिसे दर्शन सिंह ने काफी मशक्कत के बाद सदमे से बाहर निकाला था, फिर से सुन्न हो गया। मेरे साथ घर चलो पिंटू। मेरे पास तुम्हारे घावों के लिए एक अच्छा मरहम है, सोना ने उससे कहा। उस खराब रोशनी में भी हमने साफ देखा कि वो बिगड़ैल लड़का डर के मारे कांपने लगा। सोना ने उसकी बाह पकड़ी और उसे घसीटते हुए ले जाने लगी।
जहाँ रोशनी खत्म हो रही थी और अंधेरा शुरू हो रहा था, वो पीछे मुड़ी और मुझ पर एक नज़र डाली। मैं उस नज़र या उसके असर को बयान नहीं कर सकती समझ। वो केवल एक पल के लिए मुझ पर टिकी, लेकिन मैं उसका बोझ अपनी चिता तक ले जाऊंगी। कल सुबह 7 बजे से पहले उस लड़के से मिलने मत जाना, सोना ने दर्शन सिंह को आदेश दिया। वो थोड़ी दूर पर खड़ा अपने दर्द और कराहों को छुपाने की असफल कोशिश कर रहा था। जी मालकिन, उसने कहा। उसका चेहरा उतर गया। अपनी हिंसा की हवस को लगभग 11 घंटे तक स्थगित करना उसे कहाँ रास आने वाला था। और वहां जाने के बाद उस लड़के को छूने की जुर्रत भी मत करना। सोना का यह आदेश दर्शन सिंह को अपने घायल पैर पर कुल्हाड़ी के दूसरे प्रहार की तरह लगा। उसका मुंह हिला, लेकिन उसमें से आवाज नहीं निकली। तुम्हें ये असंभव लग सकता है स्मिथ, लेकिन दर्शन सिंह से भी ज्यादा हैरान मैं थी। वो औरत, मेरी देवरानी, अपने दिल में उतनी ही दया भावना रखती है जितनी आग में ठंडक होती है। हाँ, मेरी देवरानी। नीना खामोश हो गई। झोंपड़ी की जर्जर छत से भूसे का एक गुच्छा निकला और दीपक पर आ गिरा। वो गुच्छा एक भूखी कड़कड़ाहट के साथ लौ को खा गया और सारा तेल पी गया। कड़वे धुएं के सर्प अंधेरे में लहराते हुए उड़े और माँ बेटे के गलों के पिछले हिस्सों को डस लिए। उनकी खांसी उनके विस्मय से उभरी खामोशी को भेद रही थी। उन क्षणों में जब कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, जब समय जैसे खत्म हो गया था या शायद अभी शुरू ही हुआ था, स्मस्ट के सीने के भीतर एक मौन विस्फोट हुआ, एक नए व्यक्तिगत बिग बैंग की तरह।